हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ पैर कांपने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, हाथ पैर कांपना किस कंडीशन को कहते हैं, साथ ही जानेंगे इसके होम मैनेजमेंट के बारे में और इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेरी वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। एक तो होती हैं वॉलेंट्री मसल, जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, जैसे हमारे हाथों पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो। दूसरी होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन करती हैं। लेकिन जब हमारी जो वॉलेंट्री मसल यानी जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, जैसे हमारे हाथों पैरों की हमारी मांसपेशी या हमारी बॉडी की जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक मूवमेंट करने लगती हैं, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट जब उनमें होने लगता है तो इस कंडीशन को हम ट्रेमर्स कहते हैं। यानी कि इनवॉलेंट्री ऐसा मूवमेंट जिसमें बॉडी शेक करती है, यानी बॉडी हिलने लगती है और जो है एबनॉर्मल टाइप का मूवमेंट होने लगता है। जनरली जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखा जाता है इस कंडीशन में वो हमारे हाथों में सबसे पहले देखा जा सकता है, पैरों की मांसपेशियों में देखा जा सकता है, चेहरे की मांसपेशियों में देखा जा सकता है, हेड की यानी सिर की मांसपेशियों में भी देखा जा सकता है, और वोकल कॉर्ड यानी गले की जो मांसपेशियां रहती हैं गले के अंदर की, उनमें भी ये देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जिसमें कि बॉडी में जो है ट्रेमर्स आने लगते हैं, यानी बॉडी शेक करने लगती है, उस कंडीशन को हम हाथ पैर का कांपना कहते हैं। हाथ पैर कांपने या जिसे हम ट्रेमर्स या शेकिंग कहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये टेम्परेरी होता है, यानी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है और कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को परमानेंट यानी हमेशा ये जो कंडीशन है वो होती रहती है उनके साथ में। तो जो टेम्परेरी कंडीशन है वो जैसे कि कुछ कारणों से हो सकती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी में है, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे जो लोग इंसोम्निया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन लेते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए मेडिसिन लेते हैं। तो ये सभी जो मेडिसिन होती है, या आप मिर्गी के दौरे जिनको पढ़ते हैं, जो कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जब आप मेडिकेशंस लेते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी आपको इस तरह की ट्रेमर्स यानी हाथ पैर का कांपना देखा जा सकता है। और इसके अलावा तो ये जो कंडीशंस होती है मेडिकेशंस की वजह से होती है, जब आप मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो आपकी कंडीशन प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाती है, या एंजाइटी के कारण होता है तब भी ये नॉर्मल हो सकता है। ये जो कंडीशन है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। अब जानते हैं हम इसके पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में कि कुछ जो है कंडीशंस, जो मेडिकल कंडीशंस रहती हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहली मेडिकल कंडीशन है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, यानी कि जो नर्व से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसमें आपको परमानेंट इस तरह की कंडीशन को देखने को मिल सकती है। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी समस्या होती है जो कि आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जब आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपकी न्यूरोलॉजिकल्स यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको अटैक करने लगती है। तो न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, इसके अंदर कवरिंग हटने लगती है और उसमें डीमाइलिनेशन होता है। तो जिनको भी मल्टीपल डिसऑर्डर है उनमें डीमाइलिनेशन पाया जाता है। तो जब ये नर्व जो है वो क्या काम करती है हमारी बॉडी में, ये संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है और ब्रेन को संवेदनाओं से लाने का काम करती है। यानी हमारी जो सेंसरी नर्व होती हैं वो हमारी सेंसेशंस, जैसे आप किसी हाथ यानी कि गर्म चीज़ पर अपना हाथ रखते हैं तो ये संवेदना सेंसरी नर्व ब्रेन को ले जाएगी, और ब्रेन जो है मोटर नर्व के थ्रू ये सेंसेशंस आपके ब्रेन मतलब उस पर्टिकुलर मसल्स को देगा कि आपको वहाँ से हाथ हटाना है क्योंकि ये चीज़ गर्म है। तो इस तरह जो सेंसेशंस है वो पूरी बॉडी में चलता रहता है। ये नर्व या न्यूरॉन्स के द्वारा संभव होता है। जब नर्व या न्यूरॉन्स में कोई खराबी आने लगती है तो उसमें संवेदनाएं जो है वो जो सेंसेशंस है वो लॉस होने लगते हैं। तो जब नर्व में कोई समस्याएं आती हैं तो आपकी मांसपेशियों में भी जो है वीकनेस बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपको ट्रेमर्स आते हैं या हाथ पैर शेकिंग होने की संभावना रहती है। इस तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो सकता है। दूसरा पार्किंसंस डिजीज, जो ओल्ड एज पर्सनस रहते हैं या जो मिडिल एज में भी काफ़ी सारे लोग देखे जा सकते हैं
कि उनको पार्किंसंस जब स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में, वैसे तो जो पार्किंसंस डिजीज़ है वो 70 प्लस 65 प्लस में स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में, कुछ बहुत रेयर केसेस में ये बहुत जल्दी भी कुछ लोगों को अगर स्टार्ट हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी आपको बॉडी या हैंड शेकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका ब्रेन का और जो नर्व्स का है, जो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहता, जिसके कारण आपको बॉडी में शेकिंग होती है, हाथ पैर कँप-कँप आते हैं। एबनॉर्मल गेट यानी आप उल्टा सीधा चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्रेन में कोई ट्यूमर है या ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, या आप स्पाइनल कॉर्ड यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर कभी गिरे हुए हैं, तो उसके कारण आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो नसें होती हैं उनमें इंजरी हो जाती है, तो उस कारण से भी इंजरी होने से आपको ये सब समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ भी इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में 10 से 15 साल में आपकी नसें जो हैं वो अफ़ेक्ट होती हैं, धीरे धीरे नसें कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण उनमें डीमाइलिनेशन होने लगता है और उनमें न्यूरोपैथीज़ की समस्या आती है, जिससे भी आपको बॉडी में या फिर हाथ पैर में शेकिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी इसके पीछे कारण हो सकता है, क्योंकि थायराइड एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ब्रेन जो है इसको रेगुलेट कर, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रेगुलेट करती है। इसका जो कनेक्शन होता है, थायराइड हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके थायराइड कम हो रहा है, टीएसएच या टीएसएच बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस भी, जैसे कीमोथेरेपी अगर किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसके कारण भी ये समस्या देखने को मिल सकती है, या कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं तो उन लोगों को भी ये देखने को मिल सकता है। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल जब आप छोड़ देते हैं तो आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें ट्रेमर्स या हाथ पैर का कांपना भी एक समस्या आपको अल्कोहल छोड़ने के बाद हो सकती है। इसके अलावा आप कॉफ़ी के लिए अगर एडिक्टेड हैं, और कॉफ़ी के विड्रॉल सिम्टम में भी आता है कि जो लोग, बहुत सारे स्टडीज़ में पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक कॉफ़ी पीते रहते हैं, तो उनको जब विड्रॉल होता है, कॉफ़ी छोड़ते हैं, तब भी उनको ट्रेमर्स या शेकिंग ऑफ हैंड्स की समस्या, शेकिंग ऑफ बॉडी की समस्या हो सकती है। तो ये जो अल्कोहल के कारण होती है, कॉफ़ी पीने के कारण होती है, ये लंबे समय तक नहीं रहती है, ये कुछ दिन में जो है, जब आपको विड्रॉल सिम्टम ख़त्म होते हैं तो ये समस्या भी ख़त्म हो जाती है। B12 भी रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोपैथीज़ के लिए, या इस तरह के शेकिंग एंड ट्रेमर्स के लिए। अगर किसी के शरीर में, अगर खाने में आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो इसके कारण आपकी जो नसें होती हैं शरीर में, उनमें डीमाइलिनेशन होने लगता है, यानी उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो कि सेंसेशंस को पहुंचाने का काम करती है, वो कवरिंग अगर ख़राब होने लगती है, उसमें डिस्टर्बेंस आते हैं माइलिन शीथ में, जिसके कारण नर्व में कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता और आपको ट्रेमर्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो भी आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं आपके ट्रेमर्स या शेकिंग ऑफ बॉडी के लिए। अब दोस्तों जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे बड़ा जो इसका मैनेजमेंट होता है, जो न्यूरोलॉजिकल सभी प्रॉब्लम्स में, सभी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल छोड़कर एक्सरसाइज करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आप इसके लिए रनिंग, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि योगा और मेडिटेशन और जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, वो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। और बहुत सारी जो है ब्रेन की समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ब्रीदिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप ब्रीदिंग कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, या फिर आप हैवी वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में समस्या नहीं होती तो। जब आपकी समस्या धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, तब आप हैवी वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, स्पेशली ट्रेमर्स या शेकिंग ऑफ बॉडी के केस में। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैग्नीशियम जो होता है, वो हमारी बॉडी में नर्व के कंडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो भी नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे शेकिंग की समस्या देखने को मिल सकती है।
तो इसके लिए आप नट्स, बादाम, आलमंड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप कद्दू के बीज, जैसे पम्पकिन सीड कहते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मैग्नीशियम को नॉर्मलाइज़ करते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ये करेक्ट करते हैं, और इनमें अच्छी मात्रा में जो है विटामिन बी भी होता है। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है आपके शरीर में और आप वेजिटेरियन हैं, तो आप प्लांट बेस्ड सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्प्राउट्स बहुत अच्छे होते हैं। जो छिलकेदार दालें होती हैं या जो छिलकेदार सब्जियां होती हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, जो है टोफू है, पनीर है, विटामिन डी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साथ में विटामिन B12 के लिए भी ये अच्छे होते हैं। तो इस तरह आप अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस में अगर ये सभी आप फॉलो करते हैं, इस डाइट को, रेगुलर एक्सरसाइज या ब्रीदिंग करते हैं, तो आज से आपको जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो सकती है। जो टेम्परेरी कंडीशन है वो तो ऑटोमेटिक रिजॉल्व होती है, पर जो परमानेंट कंडीशंस रहती हैं उनमें ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हैं, मेडिसिन हैं जो शेकिंग ऑफ बॉडी या ट्रेमर्स के केस में अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, या आपको कोई डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या है जिसके कारण आपको ये समस्या हो रही है, या फिर आपको कोई भी ब्रेन में जो है ब्रेन के फंक्शन एबनॉर्मल होने के कारण इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप जलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। जलसीमियम को आप 30 पावर में सुबह शाम दिन में 2 बार 4-4 बूंद, इसको 2 से 3 महीने प्रयोग करें। ये नसों की कमजोरी को दूर करती है। अगर आपकी नसों में कमजोरी होती है तो आपकी मांसपेशियों में भी कमजोरी आती है, तो नसों मांसपेशियों की कमजोरी को रिकवर करने के लिए काफ़ी अच्छी दवा होती है, और ये पूरी तरह से आपके ट्रेमर्स को ख़त्म करने में कारगर दवा होती है, और ये नर्व को स्ट्रेंथन प्रोवाइड भी करती है। तो आप जलसीमियम को इस तरह से प्रयोग करें, 4-4 बूंद सुबह शाम 30 पावर में 2 से 3 महीने लगातार प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी के कारण अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं, यानी कभी आप गिर गए थे या चोट लग गई थी आपको रीढ़ की हड्डी में या ब्रेन के किसी एरिया में, तो आप हाइपेरिकम होम्योपैथिक दवा को 200 पावर में सुबह शाम दिन में 2 बार 1 से 2 महीने प्रयोग करें, दिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर आप जो है आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपकी कंडीशन जैसे आपको पैरालिसिस की कंडीशन है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या हो रही है, और उसके साथ साथ आपको शेकिंग होती है, पूरी बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, तो कॉस्टिकम होम्योपैथिक दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी नर्व को, मसल्स को स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है शेकिंग ऑफ बॉडी, इस तरह की समस्या को। तो इसको 200 पावर में सुबह शाम दिन में 2 बार 2-2 बूंद आपको प्रयोग करना है। इसको भी 1 से 2 महीने आप प्रयोग करें। अगर आपके सिम्टम कॉस्टिकम से मैच करते हैं और इस तरह के सिम्टम हैं, तो आप कॉस्टिकम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव बना रहता है, और एंजाइटी के कारण आपको बिना किसी कारण के एंजाइटी बनी रहती है, जिससे आपको हाथ पैर कँपकँपाने की समस्या होती है। तो आप काली फॉस 6x पावर में 4-4 गोली बिना पानी के दिन में 2 बार चबा सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे आप लें। तो इस तरह से आप इस दवा का 2 से 3 महीने प्रयोग करें। आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, आपका जो स्ट्रेस एंजाइटी रहती है उसको दूर करने में ये दवा काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये सभी मेडिसिन होती हैं ट्रेमर्स के लिए। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो मसल्स की वीकनेस और नर्व की वीकनेस पे बहुत अच्छा काम करती हैं, पर ये कुछ सिलेक्टिव और जो टॉप मोस्ट मेडिसिन है जो कि ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, स्पेशली जलसीमियम, हाइपेरिकम, कॉस्टिकम और कैलीफॉस। कैलीफॉस ऑल टाइप ऑफ डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है या एबनॉर्मल गेट है, उस कंडीशन को भी रिकवर करती है, एंजाइटी डिप्रेशन को भी एक रिकवर करती है, यानी और साथ ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी रिकवर करती है। अगर आप जलसीमियम ले रहे हैं तो इसके साथ आप कैलीफॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉस्टिकम ले सकते हैं, अगर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं कॉस्टिकम, तो उसके साथ भी आप कैलीफॉस 6x का प्रयोग कर सकते हैं।
तो या फिर आप हाइपेरिकम ले रहे हैं तब भी आप इसका साथ में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंगल स्ट्रेस की कंडीशन, एंजाइटी कंडीशन के कारण अगर आपको हाथ पैर कांपते हैं तो भी आप इसका सिंगल प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।